कल हमने कहाँ तक किया था जी, एक बार बताइए। गुड इवनिंग जी। कल हमने आखिर में क्या लिखा था, एक बार बता दीजिए। तब तक मैं सर, हंटर अपनी कमीशन की स्क्रीन चेक इम्प्यूनिटी करता फॉर हूँ जी। जलियांवाला बाग इंक्वायरी। ठीक है जी। हंटर कमीशन 1919। ओके जी। उससे आगे शुरू करता हूँ। इस पूरी कल की जो लेक्चर में मैंने आपको हिस्ट्री सुनाई, इसमें एक चीज हमने कल नहीं की, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन सबसे इजी क्या हो सकता है, उनका बर्थ किस साल हुआ। ठीक है। और रीजनिंग का सबसे मुश्किल क्वेश्चन जो अब तक एक बार पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में, कि महात्मा गांधी जी का जन्म किस दिन हुआ। मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे, संडे। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, जुडिशरी में नहीं पूछते ऐसा क्वेश्चन। ठीक है। आ जाए तो याद रखना, शनिवार ही था उनका। ठीक है, शनिवार को गांधी जी पैदा हुए थे। तो ऐसे आप सोच सकते हो, अगर याद ही रखना है तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पर हाँ आपको कम से कम साल तो पता होना चाहिए। दिन सबको पता है, तो किसी को साल पता है जी, बताइए। महात्मा गांधी जी। आज मेरी आपको लिखावट थोड़ी अलग लगेगी, ये मेरा पुराना ही पैड है जिसपे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। बताइए, महात्मा गांधी जी कब इनका जन्म हुआ जी। लिख लीजिए। गुरु नानक देव जी के पूरे 400 साल बाद महात्मा गांधी पैदा हुए। तो अगर आपको महात्मा गांधी जी का जन्म याद हो जाए तो गुरु नानक देव जी याद हो गया, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं चलाना आपको। बताओ गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था। 1469 ईस्वी। समझ गए सारे। तो ऐसे हिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत आसान लगेगी आपको, कई फैक्ट्स एक चीज में हो जाएंगे अगर उसको नंबर से खेलना सीखोगे आप। तो 2 अक्टूबर 1869 गांधी जी पैदा होते हैं, कहाँ पे, पोरबंदर। क्योंकि टीचर ने ये सवाल इस नियत से डाला होगा कि चलो कोई इजी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपके लिए सवाल मुश्किल हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो पोरबंदर में पैदा हुए थे। पोरबंदर है गुजरात। उनपे ऐसे भी लिखते हो आप मेंस में। वाइफ है कस्तूरबा। इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स नहीं बताऊंगा, जैसे गांधी जी की शादी 13 साल की एज में होगी थी जी। ठीक है, तो कुछ चिंता नहीं, वो आपको नहीं पता होना चाहिए। कस्तूरबा है इनकी वाइफ। लिखिए जी। डिड हिज लॉ फ्रॉम, एलएलबी लिख लो, मैंने लॉ लिखा है, इसको एलएलबी कर दें या फिर ठीक है ऐसे। कहाँ है जी ये कॉलेज, बताइए जी। लंदन कहाँ पे है? बताइए। सर यूके तो कीती सीगी, लंदन तो। यूके। ठीक है, यूके बिल्कुल, इंग्लैंड जिसको आप कहते हो। आगे है जी। पूछ लेता है गांधी जी को ट्रेन में किस प्लेस पे निकाला गया था, किस सिटी में ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था। देखिए। डरबन, साउथ अफ्रीका। डरबन। ठीक है, गांधी जी को डरबन में ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया था, निकलो बाहर यहाँ से। अब मैं हिस्ट्री रिपीट भी करूंगा, गांधी जी के बारे में थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, क्योंकि अगर गांधी जी से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो टीचर का एक ही मूड है कि वो कुछ इजी पूछना चाहता है आपसे। हाँ, आपके लिए मुश्किल इसलिए क्योंकि आपने इनको पढ़ा नहीं होगा पहले, तो अभी देख लो एक बार, पेपर में देखते ही याद आ जाए। कस्तूरबा उनकी वाइफ का नाम है। ठीक है, पोरबंदर में पैदा हुए। पोरबंदर एक बंदरगाह है जहाँ पे गांधी जी के पिताजी एक दीवान थे। एक बहुत अच्छी जॉब थी उनकी, इसलिए गांधी जी पढ़ने के लिए लंदन गए। इनर टेम्पल कॉलेज था उनका। यूबीसी यूबीसी के पेपर में अगर उनका कॉलेज पूछ ले तो एक इजी क्वेश्चन माना जाएगा बाद में।
डरबन में उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। ठीक है, गांधी जी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दे रहा आपको, जो आ सकती है वही बता रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है, गांधी जी इंडिया वापस आ जाते हैं किस साल? 1951। लिख लीजिए। ये गलत है तो बताइए, क्योंकि आपको शक होना चाहिए इस साल पे, अगर आप जाग रहे हैं अभी। क्या है इसमें सर गलती? 1915 आऊगा। 1915, शाबाश। अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड से पढ़ रहे हो तो अब तो आपको हंसी आई होगी कि सर सर क्या क्या लिख दिया क्या ये। करवाया अभी तक? मैम गांधी जी के बारे में लिखवाया, सिर्फ इतना सा, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। गांधी जी केम बैक टू इंडिया इन 1915। उसके बाद जी इंपॉर्टेंट है, हिज पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने ही गांधी जी को साउथ अफ्रीका बुलाया था कि आओ यहाँ पे प्रैक्टिस करो। तो गांधी जी को विजिट किया साउथ अफ्रीका में। ठीक है, पॉलिटिकल गुरु हो गए गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद लिखते हैं जी, इसको साफ लिख दूं ताकि बाद में। तो गांधी जी को समझो, आगे रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं गांधी हूँ, महात्मा गांधी। लॉ की है मैंने तो, बच्चा तो मैं हूं नहीं, कोई साधारण इंसान भी नहीं हो सकता कि लॉ करने वाले नॉर्मल इंसान नहीं होते। कारण क्या है, आप जब केसेस पढ़ते हो तो आपका जो विजन है वो 10-20 साल आगे चला जाता है। जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन शुरुआत में देखो, अब उसमें कितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। तो आपको एक चीज समझनी चाहिए कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है किसी भी कंट्री में। ठीक है, जैसे मुगल्स का रूल था तब कई सारे जजिया इम्पोज किया गया, उसके बाद मनसबदारी सिस्टम आया, तो सिस्टम हर कंट्री में बदलता है। तो ये चीज समझ आती है। महात्मा गांधी समझदार थे, हिस्ट्री पढ़ी, इंडिया आए। इंडिया की बैकबोन क्या है मुझे बताओ, इकोनॉमी की? सर बॉम्बे। नहीं 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 सर नहीं, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, किसान आंदोलन की वजह से वो कैपिटल है, फाइनेंशियल कैपिटल इज बॉम्बे। अगर मैं पूछूं व्हाट इज बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दैट इज एग्रीकल्चर, क्योंकि इंडिया की 60% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। ठीक है। तो अब गांधी जी इंडिया है, तो गांधी जी के लिए सबसे पहले किसको टारगेट करना चाहिए? मतलब गांधी जी क्या सोचेंगे कि किनको मैं अपने फेवर में ले लूं कि इंडिया में मेरा नाम हो जाए? किसानों को। और इस टाइम इंडिया में प्रॉपर ग्राउंड है, कोई गाइड करने वाला आ जाए ना, हीरो बन जाएगा वो पंजाब का। पर ऐसा कोई आ नहीं रहा। अब गांधी जी के पास उस टाइम ये अपॉर्चुनिटी थी। कैसे? गांधी जी जो इंडिया में आके पहला आंदोलन करेंगे ना, वो किसानों के लिए करेंगे। किसान आंदोलन में जाके गांधी जी ने सुना किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, और अगले ही साल गांधी जी मजदूरों के लिए भी आंदोलन कर रहे हैं। तो आपको एक साल याद हो गया, दूसरा मजदूरों वाला याद नहीं करना। करंट सिनेरियो में हम देख रहे हैं किसान मजदूर एकता जिंदाबाद बोला जाता है, किसान एकता जिंदाबाद नहीं बोला जाता। दूसरा आंदोलन गांधी जी कर रहे हैं मजदूरों के लिए। गांधी जी हो गए पूरे इंडिया में फेमस। और अगले ही साल आता है 1919। अब आपको समझ आ गया होगा गांधी जी ने किस साल किसानों के लिए आंदोलन किया, किस साल मजदूरों के लिए। 1919 में गांधी जी अमृतसर भी आना चाहते थे जलियांवाले बाग के समय। गांधी जी को अंग्रेजों ने 7 दिन पहले ही बैन कर दिया था कि ठीक है। यहाँ पे सिचुएशन जलियांवाला बाग की मैंने कल आपको थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताई थी, कैसे वो इवेंट, उसका शुरुआत कहाँ से हुई थी, चिंगारी कहाँ से भड़की थी वो। तो वैसे ही गांधी जी ने बैक टू बैक 3 साल, आप उस उनको 1919 तक आज मेरे साथ ले आओगे बड़े आराम से। तो सबसे पहले लिखिए जी गांधी जी के बारे में, इन्होंने सबसे पहले आंदोलन कब किया? चंपारण सत्याग्रह। साल बताओ, अगर आपने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना अब तक। सर 1917। वेरी गुड जी, क्योंकि 1919 में, 17 में किया किसान एकता जिंदाबाद, 18 में किया मजदूर एकता जिंदाबाद, और 1919 जलियांवाला बाग में आना चाहते थे, पर अंग्रेजों ने इनको वहां पे पंजाब में बैन कर दिया था, आप नहीं आ सकते यहाँ पे, गैदरिंग में नहीं जा सकते। चंपारण सत्याग्रह 1917 किसके लिए? इंडिगो फार्मिंग, नील की खेती जबरदस्ती करवाई जाती थी किसानों पे चंपारण में। तो उसके खिलाफ गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था जी। अब गांधी जी का ये पहला वो सत्याग्रह नहीं था जिसमें गांधी जी ने अनशन किया, क्योंकि किसान के लिए आंदोलन कर रहे हो।
अनशन करोगे वो तो अन्नदाता है, वो भूखा नहीं रहने देना आपको। तो गांधी जी पहला फास्टिंग कब करेंगे बताओ मुझे सोच के। पहला जो गांधी जी कह रहे हैं हमने अनशन करना है, खाना नहीं खाना है, वो किस साल होना चाहिए? 1918 में। क्योंकि पहली बार जो गांधी जी ने फास्ट किया आंदोलन में, अगर पूछता भी है क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर याद रखना इजी है अगर आप समझते हो चीजों को। तो गांधी जी फर्स्ट टाइम जो फास्ट वाला कंसेप्ट लेके आते हैं, फास्टिंग वाला आंदोलन में, भूख हड़ताल का जो पहली बार लेके आते हैं, वो लेके था 1918 में, मजदूरों के जहाँ वो होती है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, वो भी लिखता हूँ। तो इंडिगो फार्मिंग, नील की खेती के खिलाफ आंदोलन होता है जी। गांधी जी का पहला सत्याग्रह, एक बुक लिख लो, नील दर्पण। ये बुक क्यों पूछी जाती है? क्योंकि इसमें यही पूरी बुक में सिनेरियो लिखा गया है, किसानों के साथ कैसे जबरदस्ती की जाती थी। नील दर्पण इसी इवेंट पे आधारित एक इंडिया में फेमस बुक है। आपके जो सीनियर्स हैं 20-20 साल पुराने, उन्होंने पढ़ी भी होगी कईयों ने ये, ठीक है, कि आप उस समय को जी पाओ। इसके राइटर है दीन बंधु मित्रा, ये लिख लो। और दीन बंधु क्या है? जो दीनों का बंधु है, तो किसानों का भाई, किसानों के भाई ने बुक लिखी है नील दर्पण, ऐसे याद कर लो। दीन बंधु, किसान इस समय दीन ही है, जिस क्योंकि हड़ताल कर रहे हैं, ठीक है। दीन बंधु मित्रा उनका भाई भी है, मित्र भी है, दीन बंधु मित्रा, नील दर्पण। उसके बाद दूसरा आएगा जी, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो साल अब याद नहीं रखना। गांधी जी यूज्ड फास्टिंग एज वेपन फॉर द फर्स्ट टाइम। इसलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, गांधी जी ने फास्टिंग को, व्रत रखने को पहली बार एज ए वेपन कब यूज करा अपनी मांग मनवाने के लिए? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। इन्होंने कहा कि जो वर्कर है उनकी वेज 35% इंक्रीज की जाए। लिखना मत इसको, वैसे बता रहा हूँ, 35% वेज इंक्रीज की जाए, मतलब इनको पास कर दो 33% पे। तो वहां पे 33, 34, 35 नहीं होगा, 10%, 20%, 35%, 65% ऐसे होगा। पास करने की बात है, 33 का नियरेस्ट ऑप्शन लगा के आ जाना। ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, गांधी जी यूज्ड फास्टिंग एज ए वेपन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट आइए जी। उसके बाद इसी साल गांधी जी फिर से किसानों के लिए आंदोलन करते हैं, खेड़ा सत्याग्रह। वहां पे किसान टैक्स नहीं दे पा रहे थे। तो खेड़ा अगर पूछे तो उसी साल है। इंपॉर्टेंट है चंपारण, जो ज्यादा पूछता है आपसे। ठीक है, इसके बारे में कुछ नहीं लिखना। किसान टैक्स नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए ये आंदोलन किया गया था, सत्याग्रह किया गया था। अगर आपने लिखना है तो फार्मर्स कुडंट पे देयर टैक्सेस टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऐसी एक लाइन लिख सकते हो। ठीक है, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं पूछेगा क्योंकि ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है, तो इसमें सिर्फ साल पूछता है। तो खेड़ा अहमदाबाद एक साथ हुआ है। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का फेमस सत्याग्रह है इंडिगो फार्मिंग के लिए, इसके लिए प्रॉपर बुक भी है। ठीक है, उसके बाद आइए जी, खेड़ा सत्याग्रह के बाद रोल टैक्ट हमने कल किया जी, बताओ। रोल टैक्ट किया हमने। डायarchy कब एंड हुई बताओ, शुरू कब हुई डायarchy, माफ कीजिए, डायarchy कब स्टार्ट होती है? किस एक्ट के अंडर? वेरी गुड जी, 1919, शाबाश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज कर रहा हूँ कल वाले, तो अब मुझे कल से भी शुरू करना है ना, अब गवर्नमेंट नया ऑफ लेक्चर। इंडिया एक्ट 1919। मोंटेक कैम्सफोर्ड एक्ट 1919। तो हिस्ट्री जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ। तीन कारण 1957 के, झांसी की रानी, बहादुर शाह जफर, मंगल पांडे। अगले ही साल ट्रांसफर ऑफ पावर होता है ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को, सीधा सीधा। कैनिंग, कैन, ही कैन डू इट, पावर ट्रांसफर करवाना। ठीक है, कैन, कैन नॉट। तो कैनिंग ये काम करके देता है जी। गवर्नर, पहला आखिरी गवर्नर, फर्स्ट वाइस रॉय। ठीक है, 1858 होता है ये, इलाहाबाद में, आपको याद होगा, ये नहीं पूछेगा आपसे। उसके बाद हम आए थे 1885 पे, कांग्रेस पैदा होती है। एओ ह्यूम का नाम याद होना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं पता तो चेक करो क्या है। एओ ह्यूम चेक कर लो, डब्ल्यू सी सर बनर्जी फाइनल चेक कर लो। फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल हाँ, पर कांग्रेस। हाँ, आंसर मत दो, बस मैं बोल रहा हूँ, जिनको नहीं पता वो लिखते रहना इसको।
उसके बाद आपके पास 70 डेलीगेट्स, नहीं भी याद कोई चिंता नहीं, आज दोबारा सुन लिया आपने मेरे मुंह से, 70 डेलीगेट्स। उसके बाद कांग्रेस के बाद हम आते हैं 1905 पे। बुजुर्ग लोग पेटिशन पेटिशन कर रहे हैं उधर, बंगाल की पार्टीशन हो जाती है। लॉर्ड कर्जन यहाँ पे रीजन है, कर्जन मैंने बताया पार्टीशन का रीजन है 1905 में। तो इसके खिलाफ इंडियन एक मूवमेंट लॉन्च करेंगे जिसको आप स्वदेशी मूवमेंट कहते हो 1906 में। अब ये स्वदेशी मूवमेंट को तोड़ने के लिए लॉर्ड मोरले मिंटो आता है, जिसके दिमाग की बत्ती जलती है। वो मुस्लिम लीग बनवाता है। यहाँ पे सलीमुल्लाह खान और आगा खान का नाम पता होना चाहिए आपको। उसके बाद 1907 में आपको याद होगा रास बिहारी घोष या रास बिहारी बोस कुछ लिखवाया होगा मैंने ऐसा नाम। तो रास बिहारी मैंने वो प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा से याद किया है। तो रास बिहारी घोष के सूरत सेशन में कांग्रेस स्प्लिट हो जाती है दो पार्ट में, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट में लाल बाल पाल आपको याद होने चाहिए। उसके बाद हम आए थे जी 1909 मोरलेमेंटो रिफॉर्म्स। सबसे बड़ी आउटकम आपको पता होनी चाहिए, मैं नहीं बताऊंगा, पेपर में बार बार पूछी जाती है, वो मुस्लिम लीग से जुड़ी हुई है। उसके बाद हम आए थे 1911 पे। आपकी दिल्ली जो है वो कैपिटल बनती है, इससे पहले कलकत्ता हमारी कैपिटल थी। ये चेंज करने के लिए किंग जॉर्ज पंचम आए थे। जॉर्ज पंचम की नाक मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था। उसके बाद 1911 में जब पंजाब को पता चला कैपिटल हमारे पास आई है, तो पंजाब ने भी एक पार्टी बनाई सैन फ्रांसिस्को में जाके, उसका नाम पता होना चाहिए। वहां पे दो नाम थे, बाबा सोहन सिंह पकना और दूसरा नाम था लाला हरदयाल। हाँ। उसके बाद आप आते हैं जी 1913 में। 1913 में आपको एक इंपॉर्टेंट इवेंट पता होना चाहिए, होम रूल लीग। एनी बसंत, दूसरे कौन थे याद करवाओ। अब मैं जल्दी जल्दी बोलते बोलते एकदम से बहुत तेज बोल रहा हूँ, मुझे पता है 2 मिनट में काम कर रहा हूँ। हाँ, बाल बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। उसके बाद हम आए थे जी 1914 से लेकर 1980 तक, आपकी वर्ल्ड वॉर भी चल रही है साइड पे। ठीक है, और यही उससे मैंने आपको जलियांवाला बाग जोड़ा था, बाद में मुझे याद है। उसके बाद हम आए थे जी 1916 पे, जब लखनऊ पैक्ट होता है, आपको याद होगा। कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी एक हो गए, वो क्या था आपको पता होना चाहिए, वो अब नहीं पढ़ाऊंगा मैं। उसके बाद थे हम 1919 में, इसमें हमने रोल टेक्ट किया जी। ठीक है, रोल टेक्ट के बाद साइमन, नहीं माफ कीजिए, साइमन किसी ने गलत कल बताया था, वो भी मेरे दिमाग में है देखो। तो रोल टेक्ट किया, रोल टेक्ट के साथ साथ जलियांवाला बाग किया, मुंटेक कैंपफोर्ड रिफॉर्म किए। ये तीन इंपॉर्टेंट इवेंट हुए, और हंटर कमीशन इसकी इंक्वायरी के लिए आया था जलियांवाला बाग के लिए। तो यहाँ तक मैंने 2-3 मिनट में कोशिश की है बोल के सारा रिवाइज करवा दूं। तो अगर आपने कहानी पूरे फोकस के साथ सुनी तो आपकी रिवीजन बड़ी अच्छे से हुई है, निश्चिंत रहो, अगर आपको सब पता था क्या कौन क्या है क्या नहीं है। तो अब आते हैं जी 1919 में। इसमें रोल टेक्ट हो गया, जलियांवाला बाग, सब कुछ हो गया। अब देखो, उसका एक बड़ा फेवरेट सा क्वेश्चन है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी के बारे में इतना, बाकी गांधी साथ साथ चलेंगे हमारे जो आगे आएंगे। तो अब हिस्ट्री को मैंने गांधी जी से जोड़ना था, तो इसीलिए ऐसे ही पढ़ाया आपको, आज गांधी जी को अलग से शुरू किया। तो अब आइए जी 1920, एक फेमस इवेंट है, इसको याद मत करना। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कोऑपरेशन में डबल ओ भी लगा लो, कुछ चिंता नहीं है। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। इसको याद कैसे करना है, गांधी जी ने शुरू की थी, महात्मा गांधी। मेरी हैंडराइटिंग के लिए माफ करना जी, उम्मीद आप समझ पा रहे हो थोड़ी बहुत तो। आप अपने घर पे नॉन कोऑपरेशन कब शुरू करते हो, जब आप टीन एज क्रॉस कर जाते हो। टीन एज कब क्रॉस होती है बताओ। 20 में, 20 में टीन नहीं लिखा जाता, 20 नहीं होता, 20 होता है। तो मतलब 19 में टीन खत्म। भारत ने भी नॉन कोऑपरेशन कब शुरू की, जब 20th सेंचुरी का टीन क्रॉस किया, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होगी। साल याद रखना ही नहीं, अपनी लाइफ से जोड़ लो उसको। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन घर पे आपने भी ऐसे शुरू किया होगा, 20 साल के हो गया पापा, 9 बजे वाला रूल समाप्त है अब से। मैं 9:30 आऊँ, 10 बजे आऊँ, इट्स ओके। होता है, ऐसा करते हैं कई लोग। तो 1920, उसके बाद आओ जी आगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक बढ़िया सक्सेस चली गांधी जी की। यहाँ पे मिडिल क्लास को पता चल गया, जैसे इलीट क्लास को पता चला था 1857 में कि हम गुलाम हैं। नॉन कोऑपरेशन में इतने लोग आए, इतने लोग आए गांधी जी से जुड़े, कि मिडिल क्लास जागरूक हो गई। अंग्रेजों का नुकसान स्वदेशी मूवमेंट से भी डबल। ठीक है, तो अंग्रेजों को इसे भी तोड़ना है। तो होता क्या है, सरकार भी यहाँ से सीखती है। पुरानी सरकारों ने कुछ गलतियां की है, उससे आज भी सरकारें सीख रही हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, अब भी कुछ कुछ चीजें वैसी की वैसी हैं, कानून में कुछ भी नहीं बदला। ऑफिस गवर्नर का वहीं से आया है हमारे पास। तो 1922 में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक कॉन्स्पिरेसी खेलती है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को तोड़ने के लिए। क्या होता है जी, चोरा चोरी इंसिडेंट।
क्या है जी बताओ? इसको आज प्रेजेंट किसान आंदोलन से जोड़ सकते हो कि अगर कुछ ऐसा होता है तो ये सरकार भी करवा सकती है, और मैं सरकार के ऐसे खिलाफ नहीं हूँ, हिस्ट्री में ऐसा हुआ है। बस आपको जागरूक करने के लिए, ताकि आपका इंटरेस्ट बने इस सब्जेक्ट में। तो चोरा चोरी इंसिडेंट पुलिस किसी को पता है स्टेशन क्या पे होता है? हमला हो गया सीगा। पुलिस स्टेशन को जला ही दिया जाता है। ठीक है। तो उससे हुआ क्या? अब पूरे इंडिया में ये नोटिफिकेशन आ गई थी अंग्रेजों की कि जो आंदोलन करता है उसको जेल में डालो, पिटाई करो अच्छे से। तो गांधी जी स्मार्ट, गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं। गांधी जी उसी दिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म कर देते हैं। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म कब हुई? 1922 में। 2 साल चलेगी। चोरा चोरी इंसिडेंट्स लिखो जी। पुलिस फायरिंग एट चौरा चोरी, जिसको आप गोरखपुर भी कहते हो। चोरी चौरा है। मैंने चोरी पहले याद लिखा है, अंग्रेजों की चोरी है ये। ठीक है, कि आप ऐसी हरकतें करके आंदोलन खत्म कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने ऊपर चौरा चोरी लिखा, चोर से। ठीक है, तो चौरी चौरा है आपका, लिखिए। इंसिडेंट गोरखपुर है, प्रेजेंट। ठीक है। बर्न्ट होल पुलिस स्टेशन। उसी रात गांधी जी एंडर, गांधी जी को पता है कल जेल जाना है, पहली खबर पहुंची होगी किसी ना किसी तरीके से। तो गांधी ने रात रात में कह दिया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही खत्म हो गई। तो अब जो मूवमेंट ही नहीं है, उस मूवमेंट के चलने से आप कैसे किसी को गिरफ्तार करके उस पर केस बना सकते हो? क्योंकि हम मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। मूवमेंट का कोई हेड होगा इंडिया में, गांधी जी उस टाइम। उनको फाइल करना है, सूट करना है, या पुलिस को पेश करना है मजिस्ट्रेट के सामने। अब गांधी जी की नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में जब आ ही चुका है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड हो गया, तो पुलिस बताओ क्या उस बंदे को अरेस्ट कर सकती है उसी आंदोलन में? वकील हो आप लोग, बताओ। क्या पुलिस फिर उसी? नो सर। नो, नहीं कर सकती जी, क्योंकि जो हेड था उसने सस्पेंड कर दिया। तो पुलिस पे शक आएगा भी जब न्यूज़पेपर में सुबह ही आया और तुम शाम को बंदों को अरेस्ट कर रहे हो। ठीक है, उसी केस में, जो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो गांधी जी का स्मार्ट मूव था बहुत ज्यादा। गांधी जी एंडेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब आप गांधी जी को अच्छा मानो ना मानो, मैं इंटरेस्ट बनाने के लिए ऐसे पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि सर क्या आप गांधी जी के बारे में अच्छा नहीं बोल रहे, बुरा नहीं बोल रहे। नहीं, सिर्फ इंटरेस्टिंग करने के लिए। बाकी ये हुआ है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए। ठीक है। एट 1922 गांधी जी जेल्ड। गांधी जी वेंट टू जेल। अब देखो, इतना बड़ा लीडर जेल में जा रहा है। कल को राहुल गांधी को जेल हो जाए, मैं महात्मा गांधी से कंपेयर नहीं कर रहा, पर आपको अपॉर्चुनिटी समझाने के लिए कि क्या हुआ उस टाइम। मान लो आज राहुल गांधी जेल जा रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी किसके हाथ में आएगी? सचिन पायलट हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ये लोग हैं ना। तो गांधी जी के जेल जाते ही एक नई पार्टी बनती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पार्टी का नाम लिखो, 1923 1 जन को बनती है, और ये पार्टी लिखो, स्वराज पार्टी। बना कौन रहा है? मोतीलाल नेहरू, नेहरू जी के पिताजी। पार्टी ये भी हिट होगी थी एक टाइम पे, मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास। ये क्वेश्चन कैसे पूछता है? हु अलोंग विद मोतीलाल नेहरू स्टार्टेड स्वराज पार्टी। ठीक है, और ये होता कब है? 1923। 22 में गांधी जी जेल गए। इधर दोस्तों ने एक अलग पार्टी बना ली कि अब एक लीडर जेल में है, बाहर से हम एक और पार्टी बनाते हैं। और क्यों? क्योंकि पहली जो चल रही कांग्रेस चल रही है ऑलरेडी। पर इनको भी पता है कि कांग्रेस में भी दो टुकड़े पहले से हो चुके हैं। तो थर्ड पार्टी, जैसे आम आदमी पार्टी इंट्रोड्यूस हुई है ना, ये भी उस टाइम पे ऐसे इंट्रोड्यूस होती है। तो ये हिस्ट्री है। जैसे कांग्रेस बीजेपी चल रही है, मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम लीग ये लड़ रहे हैं आपस में। एक नई पार्टी आती है जो लोगों को कहती है हम सब कुछ चेंज कर देंगे, और इसमें वकील है। तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास इसके प्रेसिडेंट है। ये स्वराज पार्टी शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्टी भी इंपॉर्टेंट है, हल्के मत लेना। एग्जैक्टिव में प्रीवियस ईयर में पूछा है क्वेश्चन है ये। ठीक है, और सीक्वेंस में याद करोगे ना दोबारा, तो भूल भूल भी नहीं सकते आप, मुझे लगता है हिस्ट्री को।
उसके बाद आइए जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सीधा सीधा चलो 1927, साइमन कमीशन असाइंड। Parliament and 1928 Simon Commission came to India। तो ये क्वेश्चन इसीलिए बार बार पूछता है कि यहाँ पे हर बार बच्चे गलतियां करते हैं एग्जाम प्रेशर में, पढ़ना भूल जाते हैं कि साइमन कमीशन इंडिया कब आया या फिर साइमन कमीशन असाइन कब हुआ। तो ये हो जाती है यहाँ पे गलती। जैसे आपका हाई कोर्ट जो एक्ट था वो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट है, और अगर पूछे स्टेब्लिश कब हुई तो दैट इज 1774। हाई कोर्ट का भी ऐसे ही है, वो एक्ट है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। पर हाई कोर्ट स्टेब्लिश कब होती है पहली? 1862। याद है ना सबको ये चीजें? बताओ। तो पेपर में कंफ्यूज नहीं होना इन चीजों पे, बार बार इसीलिए बोलता हूँ आपको। ठीक है, 1928 साइमन कमीशन केम टू इंडिया। और मैथ थोड़ा सा अच्छा है, N14, N14 प्लस, कम से कम दो ऑप्शन रह जाएंगे पेपर में। एन की वैल्यू होती है साइमन के एंड में भी एन है, कमीशन के एंड में भी एन है, एबीसी में अगर 1 2 3 A B 2 C 3 D 4 है तो N14 है। उन दोनों को ऐड करके भी आप कम से कम फोन और फ्रेंड वाली सिचुएशन आ जाएगी, वो करोड़पति वाली कुछ ऐसी आपके सामने। कम से कम दो में से एक लगाओगे तो ये आपके पास एक रिस्क हो जाएगा अगर आप भूल भी जाओ सब कुछ। ठीक है, तो कम से कम दो ऑप्शन दिखेंगी। तो 1928 वो इंडिया आएगा, 27 में असाइन हो जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट से। आगे आइए जी, देखिए 1928 में ही पंजाब में पूछा था, पंजाब केसरी किसे कहते हैं? अगर पूछ ले लाला लाजपत राय जी कब शहीद हुए, तो वो कब है बताइए? क्योंकि साइमन कमीशन के तो खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगेंस्ट whom ही वॉज मार्टेड, तो दैट वाज साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट जो कर रहे थे लाला लाजपत राय। उसके बाद है जी, हाँ, मुझे पूछे लगता नहीं है, भगत सिंह और राजगुरु ने इसका बदला लेने के लिए सॉन्डर्स को मार दिया था, मत लिखो, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद आओ जी नेक्स्ट, 1913, गांधी जी का बोलबाला फिर से शुरू होने वाला है। कैसे? 1930 में गांधी जी क्या करते हैं? सबसे पहले गांधी जी शुरू करते हैं, क्या था, डांडी मार्च। ठीक है, लिखिए डांडी मार्च। और डांडी मार्च से भी इम्पोर्टेंट मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ, जो मैंने आपको करंट अफेयर्स में लिखवाया है, मुझे याद करवाओ अगर आपने लिखा था। ये याद है आपको? 1929 में आईएनसी लाहौर सेशन होता है जी। प्रेसिडेंट है जवाहरलाल नेहरू, पापा स्वराज पार्टी चला रहे हैं, बेटा प्रेसिडेंट है कांग्रेस सेशन का। ठीक है, और ये कीवर्ड है बताने के लिए कि यहाँ पे पहली बार क्या हुआ था। करंट अफेयर में बताया था मैंने, अगर आपने वो लेक्चर लगाए हैं मेरे। क्या हुआ था राघवीवन के बैंक पे, बताओ। फॉर द फर्स्ट टाइम जो हमारा तिरंगा है ना, उसको पहली बार कब फहराया गया था? वो ये तो कम आज तक नहीं पूछा। ठीक है, तो 31 दिसंबर 1929 वो कांग्रेस का लाहौर सेशन।
याद कहाँ से रहेगा? रावी, रावी आज हमारे पास नहीं है, ठीक है? रावी पाकिस्तान के पास है जी। दुख है इस बात का, बड़ा दुख लगता है, और मेरा फेवरेट नेम रावी है, ठीक है? तो रावी जो है अब पाकिस्तान के पास है, इसलिए लाहौर सेशन आपको याद हो जाना चाहिए। पहली बार ट्राई कलर यहीं पे फहराया गया था, ठीक है? और इसी सेशन के एंड में सबसे हमने, आपको एक रीजन पूछता हूँ, अगर किसी को पता है, किसी सियाने बंदे से अगर आपने ये सुनी हो बात पहले, कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो इन्फोर्स हो गया 26 नवंबर 1949, उस दिन को हमने मनाया कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो 26 जनवरी की वेट क्यों करनी पड़ी, मुझे बताओ। सर वो ड्राफ्ट के लिए दिया हुआ था शायद ना, पीपल्स को। नो, नो, ऐसा आंसर मैम इंटरव्यू में कभी मत बोल देना, अब इसको याद कर लो आज से। नहीं पता तो चुप रहो, ठीक है? हाँ, मेरी क्लास में बोलो यार, मेरी क्लास में सबको बोलूंगा ही, बोलो, ताकि दूसरों को भी ऐसे हो कि हाँ, गलती कोई भी कर सकता है यार, मैं भी कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 26 जनवरी 1930 में क्या करते हैं, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाती है कांग्रेस अपने लाहौर सेशन में, और ये लास्ट डे होता है उस लाहौर सेशन का। देख लो ना, 31 दिसंबर को तिरंगा फहराते हैं नए साल की शुरुआत करने के लिए, और 26 जन लास्ट डे है इस सेशन का, तो फर्स्ट स्वराज दिवस मनाया जाता है, जिसको इंडिपेंडेंस डे कहोगे आप इंग्लिश में, जब हिंदी में अनुवाद करोगे। बाय INC। समझ आया जी? कांग्रेस ने इसीलिए वेट करवाया हमें, कांग्रेस ने तो सरकार बनानी थी, देखो सब कुछ पहले प्री डिफाइंड था। तो ये है रीजन। और ये चीज कांग्रेस ने किससे सीखी? लॉर्ड माउंटबेटन से। भारत को आजादी मिली थी 1948 में, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अभी चिंता इसकी नहीं करेंगे, लिखवाऊंगा डेटा आपको, इंपॉर्टेंट है। तो 15 अगस्त 1947 को क्यों मिली हमें? जापान की भी आजादी दिवस 15 अगस्त है, पता है आपको? कोरिया का, सॉरी, कोरिया का 15 अगस्त है आजादी दिवस। कारण क्या है? जापान ने 15 अगस्त को लॉर्ड माउंटबेटन के सामने 1945, 2 साल पहले, घुटने टेके थे, उसको माउंटबेटन ने माना अपना लकी डे। इस दिन मैंने वर्ल्ड वॉर खत्म करवा दी। उसी दिन 2 साल बाद लॉर्ड माउंटबेटन हमें क्या देता है? आजादी। ठीक है, वो गवर्नर था लॉर्ड माउंटबेटन, आपके दिमाग पे ये नाम छपा होना चाहिए, क्योंकि कोई ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है, और पता भी होना चाहिए लास्ट गवर्नर कौन था अंग्रेजों का, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये कॉपी कैट कांग्रेस ने किया कि हमने पहली बार 26 जनवरी को बनाया था, तो 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस होना चाहिए, ठीक है? तो 2 महीने वेट करनी पड़ी थी। हाँ, कई आर्टिकल्स 26 नवंबर को इन्फोर्स नहीं हुए थे, आपको पता होना चाहिए ये भी, ठीक है? प्रियम्बल आ गया था हमारा 26 नवंबर को, पर कई आर्टिकल ऐसे थे जो 26 जनवरी तक हमें उनका वेट करना पड़ा। उस केस में आप कह सकते हो कि हाँ, ड्राफ्टिंग चल रही होगी बाद में कवर अप करने के लिए, पर रियलिटी यही है कि दिस इज द रीजन, ठीक है? और एग्जाम में भी यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, और वहां पे करेक्ट था जो मैंने आपको बताया कि दिस इज द रीजन, ठीक है? 26 Jan 1930 फर्स्ट स्वराज दिवस बाय INC। आगे आइए, आगे क्या होता है? ये देख के गुस्सा चढ़ जाता है अंग्रेजों को कि हमारे होते हुए तुमने ये क्या कर दिया कि स्वराज दिवस मना लिया, हमने तुम्हें दी नहीं जब आजादी, तुम आजादी मना कैसे सकते हो? तो कांग्रेस को ह्यूमिलेट करने के लिए ये क्या करते हैं, 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखते हैं। देखना हिस्ट्री कितनी फनी है, और फनी अब लग रही है, हम आजाद हो चुके हैं, 70 साल हो चुके हैं, अब जब देखते हैं तो हमें समझ आता है कि हमें जो सुनाया जाता है, अगर हम सच में हिस्ट्री पढ़ें तो ये नेचुरल आउटकम है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपको बार बार साल याद करने पड़ेंगे, आपको हिस्ट्री वैसे ही पूरी सीक्वेंस में याद हो जाएगी, टाइमलाइन में, ठीक है? तो 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखती है ये, गुस्से होके। कहाँ पे रखते हैं जी? लंदन में। और कांग्रेस को बुलाते नहीं है, और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किसके लिए? अरे साइमन कमीशन भी क्यों आ रहा था? क्योंकि 1919 के बाद अंग्रेजों ने हमें 1929 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बना के देना था, उसमें रिफॉर्म्स करके देने थे, वो कर नहीं पाए, वो लेट होता गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वो वैसे ही थोड़े बिजी हो गए, गरीबी आ गई, थोड़ी सी लड़ाई के बाद गरीबी आती है। तो इन्होंने क्या किया, उसको डिले करते करते पहले साइमन कमीशन भेजा, हमने उसका बाइकआउट कर दिया। फिर इन्होंने क्या किया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई लंदन में कि यहाँ पे आओ, आपके सारे लीडर्स को भेजो इंडिया वालों, कि हम देखेंगे कि आपको जो चीज चाहिए को 1935 में देंगे या नहीं देंगे।
तो फर्स्ट राउंड टेबल में कांग्रेस को बुलाया नहीं जाता, तो कांग्रेस की क्या स्टेटमेंट आती है? कांग्रेस बाइकॉट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, कांग्रेस बाइकआउट कर देते हैं, कह रहे हम नहीं जाएंगे। उन्होंने तुम बुलाया नहीं, तुम्हें उससे कह रहे तुमने आना नहीं है। तो ये बात गांधी जी की ईगो पे बड़ी लगती है। तो गांधी जी क्या करते हैं? शुरू दांडी मार्च। और ये टाइम था कि गांधी जी का नाम इतना चल रहा था कि पीछे पीछे तुर दिया फेम आजकल। ट्रू। ठीक है, वो जहां जाते थे ना, लोग पीछे चल रहे हैं पागलों के जैसे। गांधी का पूरा नाम है इंडिया में। तो दांडी मार्च गांधी जी करते हैं 1930 में ही। क्योंकि ये देखो, सारा इतना कुछ हो गया 1930 में। पहले कांग्रेस ने क्या किया? 26 जनवरी को साल की शुरुआत में इंडिपेंडेंस डे घोषित कर दिया। अंग्रेज जो गुस्सा आ रहा है, कह रहे हम तुम्हें बुलाएंगे नहीं, जब रूल बनेंगे ना तब लोगों को तुम्हारी वैल्यू पता चलेगी। गांधी कह रहे कोई ना, मैं बैठा हूँ, मैं इनको वैल्यू दिखाता हूँ। गांधी दांडी मार्च करते हैं 1930। कितने दिन चलता है? अगर इजी क्वेश्चन आ जाए बताइए। शायद 24 डेज। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, हाँ, कहाँ से कहाँ और किस साल था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 24 डेज चलेगा। गांधी जी को 40 माइल्स का था, मैंने याद रखा। 10 माइल गांधी जी पर डे चलते थे और हर गांव में जाके लोगों को रास्ते में जागरूक कर रहे थे। किसके खिलाफ था दांडी मार्च, ये बताइए। ਸਰ ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। वेरी गुड जी। तो किसके साथ था जी? अगेंस्ट टैक्स ऑन सॉल्ट। गांधी जी दांडी जाते हैं और भारतीय उनके पीछे चले हुए, और अंग्रेज डर रहे हैं कि यार हमने सोचा था कि उल्टा होगा, ये दाव हमारा उल्टा पड़ गया, और नमक पे जो पैसा आ रहा था वो भी आना बंद हो गया। तो अंग्रेजों की यहाँ पे भी बेइज्जती। तो अंग्रेज फिर से स्कीम खेलते हैं। अंग्रेज कह रहे हैं रुको रुको रुको, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। अगले साल अंग्रेज बुलाएंगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो बताइए मुझे, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होगी जी? बताओ। सर 1931। वेरी गुड, 1931। थर्ड हुई थी 1932 में। तो एक एक साल के बाद हुई है, तो एक ही याद रखो, दांडी मार्च भी याद हो जाएगा, आपका पहला स्वराज दिवस भी याद हो जाएगा। इन तीनों में से कोई एक इवेंट याद रखो, दोनों उसके आउटकम है। गांधी जी उधर अंग्रेजों का क्या करना है, इनको ना बुलाना। तो कांग्रेस कहती है हम बाइकआउट करते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और गांधी जी कितने माहिर है, आप ये देखिए। गांधी जी को पता था कि मैंने 24 दिन में दांडी मार्च खत्म कर दिया। अंग्रेज मेरे साथ पहले ही एक गेम खेल चुके हैं कि मेरा आंदोलन होता है, ये कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करवा के मेरा आंदोलन खत्म कर देते हैं। तो गांधी जी एक अच्छा मूवमेंट और चलाते हैं 1930 में ही, अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए। इसमें बस नाम ही पता तो होना चाहिए, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये सिविल डिसोबीडियंस कौन करेगा? मिडिल क्लास। गांधी ने मिडिल क्लास को अपने साथ जोड़ के रखा 1930 में भी। तो सेकंड राउंड टेबल तक अंग्रेजों को समझ आ गया था कि गांधी जी इतने भी कम महान नहीं है जितना हमने समझा था, कि कांग्रेस की बेइज्जती कर देंगे और कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी। फिर गांधी जी कांग्रेस के इस टाइम गॉड फादर है। तो सेकंड राउंड टेबल में गांधी जी को बुलाया जाता है कहाँ पे? बताओ। सर लंदन। वेरी गुड जी। मैं अब आरटीसी लिख रहा हूँ। और इनके साथ कौन गई थी? 2 बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। सर सरोजनी नायडू। नाम लिख लो, लेडी नाइटिंगेल। बिल्कुल जी, लेडी नाइटिंगेल। सरोजिनी नायडू जी को इसका क्या गिफ्ट मिला था, मुझे बताएगा? इंडिया की फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ द स्टेट कौन थी? सर सरोजनी सरोजिनी नायडू। नायडू। गिफ्ट मिला था, हाँ, एक गिफ्ट मिला था उनको।
ठीक है, कि आपने गांधी जी का उस टाइम साथ दिया था। और सरोजिनी नायडू आपको याद होगी, इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को भी कहा था कि ये तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एक एम्बेसडर है। याद है आपको, कल करवाया था मैंने आपको। ठीक है, पूना लखनऊ पैक्ट के खत्म होते ही जस्ट इनकी नेक्स्ट डे फ्रंट पेज पे थे न्यूज़पेपर के सरोजिनी नायडू जी। तो ये गाते जाते गांधी जी के साथ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, वहां पे अब इंडिया में गवर्नर का नाम पता होना चाहिए इस टाइम पे, बाकी आप चाहे छोड़ दो बीच वाले, वाइस रॉय जिसको आप कहेंगे, लॉर्ड इरविन। लिख लो, लॉर्ड इरविन। 23 मार्च को 1931 में ही भगत सिंह को फांसी मिलने वाली है। स्टोरी हिस्ट्री में स्टोरी नहीं सुनाई, सच है हिस्ट्री का। ठीक है, और मैं किसी के फेवर में भी नहीं हूँ, किसी के अगेंस्ट में भी नहीं हूँ, पर जो सच है सुनो ताकि आपको याद रहे। 23 मार्च को गांधी जी को फांसी होने वाली है, और शायद 8 मार्च चेक कर लो या 10 मार्च को गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। और गांधी जी के हाथ में सच में इतनी पावर है उस टाइम की, अंग्रेज इस हद तक इनके सामने झुक गए थे कि यार तुम जो भी कहो, बस अपनी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस ले लो, क्योंकि गवर्नर से जितनी डिमांड है, इतना पैसा हमें भेजो, ये भेज नहीं पा रहा बेचारा। और इसके हाथ में सारा इंडिया है कि तू डिसीजन ले ले, कोई चिंता नहीं है, बाद में देखी जाएगी, पर पैसा एक बार बना के दे वो। ठीक है, क्योंकि 1930 में भी कुछ अच्छे नहीं थे वर्ल्ड के हालात, लड़ाइयाँ चल रही थी, और इंग्लैंड इंडिया से पैसे निकाल के बाकी कंट्रियों में इन्वेस्ट कर रहा था उनको कैप्चर करने के लिए, वहां पे जंग चल रही थी उनकी। तो गांधी के पास थे 15 दिन। तो नेक्स्ट डे लॉर्ड इरविन की ये न्यूज़पेपर में स्टेटमेंट थी, ऑन रिकॉर्ड है कि आई वाज सरप्राइज कि गांधी जी ने डिस्कस भी नहीं किया भगत सिंह के बारे में, क्योंकि इरविन को ये लगता था कि गांधी जी अब पंजाब जलियांवाला बाग नहीं गए। तो पंजाब से एक लीडर है भगत सिंह, जिसका नाम पूरा इंडिया जानता है, उस टाइम पे फेमस है वो भी लड़का उस टाइम। अभी 23 साल का ही, और वो देखो। ठीक है, तो पता नहीं उससे छोटा होगा, तो उसको बड़ा शौक लगा था। तो कैसे याद रखो आप, गांधी इम्पैक्ट, जिस साल भगत सिंह को फांसी होती है उसी साल गांधी इम्पैक्ट साइन होता है। ये दोनों इवेंट को लोग साथ जोड़ के गांधी को क्रिटिसाइज करते हैं। गांधी जी एग्रेशन के बिल्कुल खिलाफ थे, भगत सिंह गरम दल के थे, तो भी ये भी रीजन, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो मैं गांधी जी को दोषी नहीं ठहराऊंगा इसके लिए। पर हाँ, भगत सिंह खुद चाहता था उसको फांसी हो जाए, वो नहीं चाहता था कि उसके लिए कोई दया की भीख मांगे। तो उसकी भी ये स्टेटमेंट है कि नहीं चाहिए यार तुम्हारी दया, हमें हमें फांसी चढ़ाओ, दोबारा फिर पैदा होंगे, देश की सेवा करेंगे, आजादी दिलाएंगे। तो भगत सिंह को फांसी कब होती है? 1931 में। गांधी इरविन पैक्ट कब होता है? 1931 में। लॉर्ड इरविन है गवर्नर ऑफ इंडिया, इसलिए मैंने आपको लिखाया है ये। तो गांधी इरविन पैक्ट भी पूछता है कब साइन हुआ था। नाइनटीन थर्टी वन। क्यों? क्योंकि गांधी जी 1931 में ही तो गए हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इसका जुड़े सारे फैक्ट समझ आ गए आपको? बताओ, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के। तो गांधी इम्पैक्ट कुछ नहीं, आपसे पूछेगा नहीं। टेम्परेरी गांधी जी समझदार हैं कि अब इनके इलाके में है, क्या करना है, टेम्परेरी सस्पेंड कर दो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, क्योंकि गांधी जी को भी पॉपुलैरिटी अच्छी खासी मिल रही है इस टाइम पे। अंग्रेज गांधी जी इंडिया आए, फिर से कर दी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू। अंग्रेज फिर से दुखी, समझ नहीं आ रहा क्या करे। अब वो रखते हैं थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और गांधी जी को डालते उठा के जेल में। यार तुम वहां पे वादा करके आए कि बंद कर दूंगा, यहाँ पे आके फिर शुरू कर दी। चलो, तो गांधी जी के ऊपर सेडिशन चार्ज कितनी बार लगे, मुझे किसी को पता है? बताओ, चेक करके बताओ उसको, मैं आपके इस लेक्चर से ही जोड़ दूंगा, आपको पता चल जाएगा सारी जिंदगी के लिए। बताओ जी। कितनी बार गांधी जी को सेडिशन के चार्ज में जेल भेजा गया था? इतनी जल्दी चेक नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, इसको होमवर्क लिख लो। ठीक है, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, आपको आंसर यहीं से मिलेगा, कि अभी मुझे याद आया, तो कुछ लिखते लिखते ही याद आया होगा आपके सामने। ठीक है,
तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक इंसान इंपॉर्टेंट है जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गया था, जिसको आप चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हो। सर बी आर अम्बेडकर। बिल्कुल जी। वैल्यू देखो इंसान की उस टाइम पे, जब इतनी फेम भी नहीं है, कुछ नहीं है, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाए गए हैं, तो आम इंसान तो होंगे नहीं। इनको बस इनकी हैसियत दिखाने के लिए अंग्रेज ऐसा कर रहे थे कि गांधी को जेल में डालो। एक बार प्यार से बुलाया, मानते नहीं है, ज्यादा हीरो बन रहा है, चलो जेल। तो 1932 में गांधी जी चले जाते हैं कहाँ पे? यारवेड़ा जेल में। यारवेड़ा जेल कहाँ पे है? बताओ। गांधी जी को अम्बेडकर की वैल्यू समझ आई? पूना मे बी। गांधी जी, अम्बेडकर एंड मदन मोहन। हाँ जी। मे बी पुणे च सर। हाँ जी। तो गांधी जी को बी आर अम्बेडकर की वैल्यू समझ आती है। गांधी जी को पूना पैक्ट साइन करते हैं बी आर अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय के साथ। गांधी जी पूना जेल में है, और अंग्रेज क्या करते हैं कि गांधी जी जब बी आर अम्बेडकर के साथ भी जा रहे हैं, तो अंग्रेज क्या करते हैं, गांधी जी के साथ स्कीम खेलते हैं। बी आर अम्बेडकर बहुत महान हस्ती है, आपके जो डिप्राइव्ड क्लासेस हैं सोशली, उनके लिए बहुत वर्क किया है इन्होंने। तो जब गांधी जी बी आर अम्बेडकर से हाथ मिलाते, तो अंग्रेजों को डर लगता है कि अगर इंडिया के में कास्ट सिस्टम खत्म हो गया ना, तो हमें बहुत जल्दी निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये एक हो जाएंगे। तो अंग्रेज एक चाल चलते हैं, एक अवार्ड देते हैं गांधी जी को। किसी को नाम पता है आपको, सर जिसका आप बर्गर कम्युनल खाते हो? अवार्ड। बिल्कुल जी। रामा से मैकडोनल्ड अवार्ड वाज गिवन टू महात्मा गांधी फॉर कम्युनल सपोर्ट। इसका नाम ही कम्युनल अवार्ड था। राज करो। अंग्रेज कहते हैं गांधी जी को, हम अखबार में आता है न्यूज़पेपर में कि गांधी जी उधर जेल में सेटिंग कर रहे हैं कि हम महात्मा गांधी जी को देंगे मैकडोनल्ड रामा से कम्युनल अवार्ड, कि गांधी जी सेपरेट इलेक्टोरल में विश्वास करते हैं कि सोशली डिप्राइव्ड क्लास के इलेक्शंस अलग से होने चाहिए, अपर क्लास के इलेक्शन अलग से होने चाहिए। गांधी जी ये करते हैं इसके अगेंस्ट। गांधी जी की नेक्स्ट हेडलाइन आ रही है, गांधी जी वेंट टू फास्ट टिल डेथ इन यारवेड़ा जेल। तो ये किस साल हुआ होगा जी? ये सब हो रहा है जी 1932 में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो पूछता है किस जेल में गांधी जी फास्ट टिल डेथ गए थे? स्टोरी समझ आ रही है आपको क्या चल रहा है? तो ये साल जब दोबारा रिवाइज करोगे तो इजीली समझ आएंगे आपको हो क्या रहा है। तो गांधी जी जाते हैं आमरण अनशन पे, और गांधी जी एक न्यूज़पेपर निकालते हैं ताकि हरिजन समझ पाए कि उनका कभी भी ऐसा मोटिव नहीं है अलग इलेक्शंस हो। तो गांधी जी एक न्यूज़पेपर लेके आते हैं जेल में से ही, जिसके चीफ एडिटर भी गांधी जी हैं। आई स्टडीड समवेयर गांधी जी वाज मर्डर्ड। हाँ, वो तो बाद में हुआ है जी, अभी तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे फास्ट टिल डेथ, गांधी जी आमरण अनशन पे चले गए थे, मैंने ये कहा। ठीक है, अंग्रेजों ने वो अनशन तोड़वा दिया था इनकी बात मान के। ये आप न्यूज़पेपर लॉन्च कर लो, हम कुछ नहीं करने वाले आपके साथ ऐसा वैसा, कि आपके बारे में फालतू की इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाएंगे हम। वरना अंग्रेज गांधी जी के बारे में कुछ भी छाप रहे हैं, ठीक है, कि गांधी जी को हम ये अवार्ड दे देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, न्यूज़पेपर हरिजन वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी।
कोई बात नहीं, कोई दिमाग में का ये न्यूज़पेपर ही पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज लॉन्च्ड बाय द चीफ एडिटोरियल एडिटर कौन था हरिजन का? दैट वाज महात्मा गांधी। ठीक है, 1932। उसके बाद आइए जी आगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जी, इसके बाद क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, थोड़ी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ, आजाद करा दूंगा आज आपको। और जो जो छोटे छोटे पॉइंट हो गए, कल लेक्चर भी लूंगा उसका, वरना आपको नोट्स भी दूंगा उसके, क्योंकि मुझे पता है आपके स्टूडेंट्स पे प्रेशर है। मैं नोट्स भेजूंगा, 15 मिनट में पढ़ सकते हो, 20 मिनट में। और 2 बार रिवीजन मार देना बस, क्योंकि उसको हिस्ट्री में उसकी पूरी जाने की जरूरत नहीं है हमें। अब तीनों पानीपत बैटल की हिस्ट्री नहीं बताऊंगा आपको, वो ज्यादा लंबा टाइम है, ये तो साथ साथ चल रहा है, इसलिए 2 दिन में करवा दिया मैंने आपको। तो उसके मैं नोट्स ही दे दूंगा आपको। ठीक है, जैसे बैटल ऑफ बॉन्डी घोष है आपका, कुछ गवर्नर्स है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, डलहौजी के बारे में मैंने आपको ज्यादा नहीं करवाया। सिविल सर्विसेज के फादर कौन है इंडिया में, तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, वो पढ़ लेना बस, पढ़ के जाने हैं। आए ना आए हेडेक नहीं लेनी उसकी, बस 2 बार रीडिंग दे देना उनको। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935। क्या हुआ जी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट आउटकम है डायarchy एंडेड। ठीक है, डायarchy एंडेड बाय दिस। और कंकरेंट लिस्ट भी इसी साल आती है। ठीक है, और क्या होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ये इन्फोर्स कब हुआ? 1937। प्लीज राइट इट डाउन। इस टाइम इंडिया का गवर्नर कौन है जी, किसी को पता है? देखिए, लॉर्ड विलिंगटन, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन होगा। विलिंग टू चेंज, और या फिर डॉन से याद रख लो। इट वाज इन्फोर्स्ड इन 1937। ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार एक्ट भी आया था 1935 में, वो भी 1937 में ही आपका क्या किया गया था, इन्फोर्स किया गया था। तो सबसे इजी क्वेश्चन पूछता है डायर की एंड कब होती है, तो 1919 में अगर आएगी, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा सीधा 1935। तो एंड हुई 1935 में आपकी। उसके बाद आइए जी, 1935 के बाद कब होती है जी ये? 6 साल चलेगी, क्योंकि 2 है, 1 4 साल चल चुकी है, 4 में 2 जोड़ दो 6, 1939। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि इससे 1 साल पहले हमारे सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट थे। ये थोड़ा मेरे लिए भी शॉकिंग था, क्योंकि मैंने सुना था कि ये कांग्रेस को पसंद नहीं करते थे, और वो खुद कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं वर्ल्ड वॉर से 1 साल पहले। वर्ल्ड वॉर वाले साल फिर वो जापान चले गए। ठीक है, आजाद हिंद फौज भी बनाने की बाद में उनको। तो वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होती है 1939 में। तो वर्ल्ड वॉर 1 1914, ये 1939। उसके बाद आइए जी, अब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होगी जी। गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, और कौन है इंडिया में इस टाइम फेमस, सरोजनी नायडू जी हैं, और कौन है, जवाहरलाल नेहरू, और कौन है, कई है। तो इन सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में अगर अंग्रेज हार गए, जितने भी समझदार लोग थे जो अखबार पढ़ते थे, उनको पता था, और ये अखबार में लिखा आता था बार बार एडिटोरियल्स में, कि अगर ये फोर्सेस हार जाती हैं वर्ल्ड वॉर, अंग्रेज जिस साइड ब्रिटिशर्स हैं, तो इंडिया आजाद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होती है, और गांधी जी की आइडियोलॉजी थी कि हम जापान से हेल्प लेके आजाद नहीं होंगे, क्योंकि वो आएंगे तो फिर से ब्लड बाथ होगा, और ऐसी आजादी जो मिली ही ब्लड बाथ से हो, वो तो ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है, फिर हम लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। ठीक है, तो 1939 1940 शुरू होती है। तो सबसे पहले अंग्रेज कमजोर पड़ते हैं 1940 में, हमें देते हैं
अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर पेपर में क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन होते हैं 1940, 1942, 1945, 1947। नालायक बच्चा 1947 लगा के आते हैं, कुछ सोचता है 15 अगस्त को आजादी तो इसी को तो अगस्त ऑफर कहेंगे। नहीं, वो अगस्त ऑफर नहीं है। अगस्त ऑफर क्या था ये सुनो। क्या करते हैं, ये कहते हैं आपको क्या देंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, एक और चीज होती है जो अभी ऑस्ट्रेलिया में है, उसको क्या बोलते हैं जी, डोमिनियन स्टेटस। ऑस्ट्रेलिया भी इसी पे जी रहा है। अगेंस्ट हेल्प इन वर्ल्ड वॉर टू। ब्रिटिशर्स ऑफर भेजते हैं कि अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 जीत जाते हैं तो आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। मतलब हम चले जाएंगे यहाँ से, सरकार आपकी चलाएंगे ब्रिटिश पार्लियामेंट से। ठीक है, आप यहाँ पे अपने रिप्रेजेंटेटिव बनाओ, कोई फर्क नहीं है। मतलब मुखोटा पहन के आपके लोगों का हम राज करेंगे। गांधी जी को समझ आ जाता है कि ये क्या कर रहे हैं, बताइए, मूर्ख बना रहे हैं। तो गांधी जी क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। पूछेगा नहीं हु रिजेक्टेड, पर गांधी जी ने रिजेक्ट किया था कि अगस्त तो फिर हमारे काम का ही नहीं है, पहले लड़ने को दो इनको, जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। तो ये चाहते थे अंग्रेज कमजोर हो जाए। और 1942 में सच में ऐसा टाइम कि फिर उनका आया हमारे पास क्रिप्स मिशन। यहाँ पे आपका जो जर्मनी का नाजी था उसका पूरा सिक्का चल रहा था, लग रहा था अंग्रेज हार जाएंगे। तो अंग्रेज फिर से इंडियंस को कहते हैं कि हमें मिलिट्री हेल्प दे दो, कांग्रेस वालों लोगों को कहो मिलिट्री ज्वाइन कर ले, हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। गांधी जी कह रहे हैं यार, बदला तो बहुत लेना है आपसे। पहले आपने मेरा आंदोलन तोड़ा, फिर आपने मुझे जेल में बंद कर दिया, फिर मेरे नाम से स्टेटमेंट दी फालतू फालतू की कि मैं सपोर्ट करता हूँ आपकी कम्युनल इलेक्शन को। तो गांधी जी एक स्कीम खेलते हैं। गांधी जी की नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में हेडलाइन आती है, इट इज क्रम्बलिंग बैंक। सही होगा ऑन ए क्रम्बलिंग बैंक, कोई चिंता नहीं है इसकी ग्रामर कितनी, पर आप समझ जाओ। गांधी जी कह रहे हैं तुम्हारी अपनी वारंटी का पता नहीं और तुम्हें गारंटी देने आ रहे हो हमें यहाँ पे। ठीक है, तो गांधी जी इसको भी रिजेक्ट कर देते हैं और इसको कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक है क्रिप्स मिशन, कि पहले खुद को संभालो, फिर हमें कुछ कहना हम कर लेंगे। तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया, 2 साल बाद फिर से कह रहे हमारी हेल्प करो। गांधी कह रहे नहीं, हमने हेल्प नहीं करनी, तुम मरो, हमें आजादी खुद ही मिल जाएगी। तो गांधी को समझ आता है अंग्रेज वीक हैं, तो अब लोअर क्लास को जागरूक करते हैं, क्योंकि पहले लोअर क्लास को अंग्रेज इतना दबा के रखते थे, काम करवा रहे हैं फैक्ट्रियों में, रेलवे का काम चल रहा है, सब लेबर में लगे हुए हैं। तो उस वक्त आबादी कितनी थी हमारी, 30 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ भी नहीं होगी। तो गांधी जी करते हैं, शुरू करते हैं सबसे मोस्ट सक्सेसफुल मूवमेंट जो आजादी से पहले हुई, क्विट इंडिया मूवमेंट। 1942। अगर पूछे इंडिपेंडेंस से पहले सबसे इंपॉर्टेंट ईयर कौन सा है ना, फॉर 1947 से पहले, यूपीएससी का क्वेश्चन है, दैट्स 1942। इस साल लोअर क्लास को पता चल गया इंडिया में, जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे लोगों को, कि हम गुलाम हैं अंग्रेजों के, अगर हमारा देश होगा तो दुनिया अलग होगी हमारे लिए। तो गांधी क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करते हैं जी 1942। उसके बाद लिखिए जी, गांधी एक स्लोगन देते हैं, डू और डाई। आपको लगता है ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया होगा कि गांधी जी मरने मारने की बात कर ही नहीं सकते, पर नहीं, महात्मा गांधी का स्लोगन था करो या मरो, कि आखिरी बार है, अंग्रेज वीक है, आजादी लेनी है ले लो इनसे, वरना फिर दोबारा टाइम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पूछता है डू और डाई स्लोगन वाज गिवन बाय हूम। बच्चे लगा कहते हैं सुभाष चंद्र बोस। नो, क्विट इंडिया मूवमेंट पे गांधी जी गरीबों को कहते हैं करो या मरो की सिचुएशन में आप।
या तो हमें आज़ादी मिल जाएगी क्योंकि ये वीक है, अगर नहीं मिली और ये वर्ल्ड वॉर जीत गया तो फिर जबरदस्ती की जाएगी हमारे साथ, ये करो वो करो। तो उसके बाद क्या होता है जी? आगे आइए। ये चीज सुभाष चंद्र बोस को भी पता है। कब बनती है जी? 1942 में। इंडियन नेशनल आर्मी 1942। सुभाष चंद्र बोस ने इनको ज्वाइन किया था, पर इनके फादर थे फॉर्म्ड बाय कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह सुभाष चंद्र बोस को बाद में ज्वाइन कर लेते हैं। बनती हुई जो टोक्यो जापान में है, तो मैंने आपको बताया था ना, वो जापान चले गए थे, तो वहां पे ये बनवाई। इंडियन नेशनल आर्मी का क्वेश्चन पूछा है, किस साल बनी। उसके बाद आइए जी। 1945। वर्ल्ड वॉर टू एंड हो जाती है जी। ठीक है, और 1945 जापान सरेंडर करेगा, वर्ल्ड वॉर टू एंड हो जाएगी जी। क्योंकि जापान ने सबसे ज्यादा कोहराम मचा के रखा था। तो अमेरिका ने, आपको पर्ल हार्बर, किसी को शायद पता भी हो क्या चीज है, इसमें जुड़ी हुई है, वो पर्ल हार्बर पे अटैक किया था जापान ने। फिर उन्होंने हिरोशिमा और नागासाकी पे इसी साल 1945 में 2 बॉम्ब गिरे थे। फैटमैन, ये भी क्वेश्चन पूछता है। लिटिल बॉय फैटमैन गिरा नागा पे, और लिटिल बॉय क्या बनेगा? हीरो। तो ऐसे भी याद कर सकते हो इसको। जापान के 2 जगहों पे न्यूक्लियर अटैक हुआ अमेरिका की तरफ से। नागासाकी एंड हिरोशिमा, दोनों के नाम भी आपको याद हो गए। इसके बाद आपको पता है 1946 में क्या होगा, बताओ। मैंने कैबिनेट पॉलिटी मिशन कहाँ आया से था। शुरू की थी? कैबिनेट मिशन इंडिया आ जाएगा जी, शाबाश। यहाँ से पॉलिटी शुरू हुई थी। हेडेड बाय, ये नाम नहीं लिखाया था, मैंने कहा था हिस्ट्री में करेंगे। पैटनिक लॉरेंस। पैटनिक लॉरेंस लिख लीजिए जी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट सेशन कब होता है जी, मुझे बताइए। सर 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। अब 1946 में ब्रिटिश का बहुत पैसा खर्च हो चुका है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट 1946 में पता क्या डिक्लेयर करती है, और पूछता है जब इंडिया आजाद हुआ तो कौन प्राइम मिनिस्टर था, बताइए इंग्लैंड का। नाम लिख लीजिए, एटली। एटली मैंने ऊपर क्यों लिखा? क्योंकि ये नाम अब इंडिया में भी यूज होता है, साउथ इंडिया में। तो ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली डिक्लेयर्ड इंडिया विल गेट फ्रीडम बाय 30th June 1948। तो एटली जी अनाउंसमेंट कर देते हैं आपको आजादी दे देंगे 48 तक। फिर आता है लॉर्ड माउंटबेटन प्लान, वो पता ही आपको क्या है।
बताओ जी क्या है? इंडिया विल गेट फ्रीडम ऑन, बताओ। अरे इसमें भी शर्मा रहे हो यार, अपना देखा याद हुआ इस दिन। 15th ऑफ अगस्त 1947 इसने रिप्लेस कर दिया था कैलमिट अटली के प्लान को कि 30 जून तक वेट नहीं करेंगे, मेरा लकी डे 15 अगस्त, और अगले साल की 15 अगस्त तक आपकी डेडलाइन क्लोज हो जाएगी, तो मैं अपनी चलाऊंगा। 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिल जाती है। ठीक है, तो ये है जी आपका लॉर्ड माउंट बैटन प्लान, ये 3 जून को आया था। ठीक है कि 15 अगस्त को हम आजादी दे देंगे इंडिया की। उसके बाद है जी इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं, पता होना चाहिए। ऐसे मत करो यार, इतना भी ये, या तो मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। क्या जी? सी राजा, शाबाश। राजा जी। गोपालाचारी, राजा जी, सी राजा गोपालाचारी, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यही शपथ दिलाते हैं पार्लियामेंट में पहली बार। ठीक है, प्रेसिडेंट को क्या नाम है इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट का? सर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, लिखवाया सर है बी मैंने आर आपको। अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर। शाबाश जी। ठीक है, बी आर अम्बेडकर। अब 10 मिनट बचे हैं, मैं जल्दी जल्दी जो अब तक रहा है वो करवा रहा हूँ आपको। एक तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसका क्या नाम है, जल्दी बताओ। रेड क्लिफ लाइन, लिख लो, रेड क्लिफ लाइन। बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया चाइना। सर मैकमोहन। मैकमोहन। बहुत बढ़िया जी, मैकमोहन लाइन। तो ये दो बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है, इनको गलत मत करके आना। इसके बाद आइए जी, जो आपका होमवर्क है बता भी दीजिए। ये गुरु नानक देव जी से जुड़ी है क्योंकि बाबर आया था। बाबर वाणी लिखिए। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब होती है जी? 1526। बताइए। 1526। सेकंड जी? 1556 सर। वेरी गुड, जिसके 30 साल बाद, ऐसे याद रखना है। और थर्ड थोड़ी ज्यादा लेट हो जाती है, थर्ड कब होती है वही बता दो सर, शाबाश। 1700 सर कुछ 61। बताओ जी। ये मेरा ध्यान पूरा सालों पे है कि मैं गलत नहीं लिख दूं कुछ। ये कंफर्म करना 1761 है, और मैं ये देख के नहीं लिख यही रहा। है। सर 1761 ठीक है, है। तो गुरु नानक देव जी से याद रखा है। 1526, फिर 1556, 30 साल जुड़े। गुरु नानक देव जी कब पैदा हुए मुझे बताओ? 1469। गुरु नानक देव जी ज्योति ज्योत कब समाये, तो आप के लिए ये और भी अच्छा हो जाएगा याद रखना। ठीक है, 26, पर वो आपके हरियाणा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 1526 से 20 साल बाद, और 1761 यहाँ पे हो रही है। अब 1761 आपको बैटल ऑफ पानीपत पे क्यों लेके आया? क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी। 1762 सर। बिल्कुल जी, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल से एग्जैक्ट 100 ईयर पहले हुई थी, और अंग्रेजों ने पहली जंग जीती थी इंडिया में। ठीक है, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल से 100 साल पहले, 1757, बैटल ऑफ प्लासी, बहुत बार पूछा है क्वेश्चन है। और जब अंग्रेजों का वर्चस्व इंडिया में बढ़ने लगता है तो फ्रांस कहते हैं हम आपसे लड़ेंगे बैटल ऑफ वॉन्डीवोर्स, अगर आप जीत गए तो इंडिया आपका, हम जीते तो हमारा। इसको फाइनल डिसीजिव बैटल कहते हैं बिटवीन इन ब्रिटिश एंड फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। ये होती है 1761। तो कुछ जुड़ रहा है चीजें?
बताओ, इधर पानीपत की बैटल चल रही है, ये अपना लड़ रहे हैं, उधर अंग्रेज और फ्रांस लड़ रहे हैं कि हम इंडिया पे राज करेंगे। ठीक है, तो ये देखो चीजें कैसे मैच कर रही हैं। बैटल ऑफ वोंडिवोश, इसको कहते हैं फाइनल डिसीसिव बैटल बिटवीन, जो भी जीतता वो ही इंडिया पे राज करता। तो फ्रांस को इन्होंने भेजी था वियतनाम, क्या वियतनाम पे राज कर लो यार। तो वियतनाम वाले लोग, जैसे हम इंग्लिश बोलते हैं ना, वो फ्रेंच बोलते हैं वहां पे नॉर्मली। ठीक है, ब्रिटेन है, फ्रांस। तो बैटल ऑफ वोंडिवोश इसीलिए इंपॉर्टेंट है, पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल इज फाइनली डिसीसिव बैटल बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट इज बैटल ऑफ फ्रांस। आगे आइए जी, बैटल ऑफ वोंडिवोश के लिखिए जी, बैटल ऑफ बक्सर। 1764। तो ये 7-7 साल है, तो आपको 7-7 ही लिखवाए हैं। प्लासी से 4 साल बाद वोंडिवोश, इधर पानीपत में युद्ध चल रहा है, बैटल ऑफ बक्सर भी आ गई। बैटल ऑफ बक्सर को छोड़ भी दोगे तब भी कोई इतनी ज्यादा चिंता नहीं है। ठीक है, और इसके बाद अब 2-3 चीजें रही, हिस्ट्री में लिखवाई थी, मैंने नोट्स भेजने थे, मैंने लिखवाई थी आपको, 10 मिनट और दे दोगे सभी लिखवा दूंगा। सबसे पहले लिखिए जी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 याद है, जुडिशरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी आउटकम क्या है जी, ये मैंने करंट अफेयर में लिखवाया है, पहले भी लिखवाया है, कि फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश 1774 में हुई थी। ठीक है, एक्ट कौन सा था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बताइए, सबको समझ आ गया। उसके बाद आइए जी, चार्टर एक्ट आता है 1833 में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है कौन, बताओ। ये भी लिखवाया है, जो सती प्रथा अबोलिश करेगा। सर विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम, बहुत बढ़िया, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल बनता है इस चार्टर एक्ट के अंदर। उसके बाद आइए जी, किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर पावर ऑफ ट्रांसफर होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को, याद करवाओ, मैंने लिखवाया आज ही आपको, कल लिखवाया था। किस गवर्नमेंट ऑफ एक्ट, विच फॉलो द फॉलोइंग गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड, वेरी गुड, 1858 लिखवाया था ना कल, ट्रांसफर ऑफ पावर 1857 के 1 साल बाद, कि बच्चे इधर गलतियां कर रहे हैं इंडिया में तो कह रहे हैं पावर हम रखेंगे, तुम छोड़ दो। तो कुछ गवर्नर्स के नाम लिखो जी, क्लाइव का नाम याद है, कल लिखवाया था मैंने आपको, बताइए। हाँ जी सर। रॉबर्ट क्लाइव का नाम याद है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। बंगाल। उसके बाद आइए जी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, पूछता है कई बार इनका नाम, इंडिया सिविल सर्विसेज लिख सकते हो आप। ठीक है, इसने शुरू किया था। हु वाज फर्स्ट इंडियन टू क्रैक आईसीएस एग्जाम, इंडियन सिविल सर्विसेज, सर्च सुरेंद्र, करके बताओ। सर सुरेंद्र सत्येंद्र नाथ सुरेंद्र टैगोर। नाथ। हाँ जी। हाँ, सुरेंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर ऐसे नाम होगा, चेक कर लो एक बारी। या बोस है, ये भी कंफर्म करो, टैगोर है या बोस है, तो सर आपको पता चल जाएगा किस फैमिली से थे वो। बनर्जी है। क्या है मैम, सुरेंद्र नाथ
सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बनर्जी, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, प्लीज राइट इट डाउन। फर्स्ट इंडियन टू क्रैक इंडियन सिविल सर्विसेज, सत्येंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बनर्जी से याद कर लो तो समझ आ गया कौन बनर्जी है। वो एक और बनर्जी लिखवाए थे ना आपको 1885 में। WC बैनर्जी। सर आप वॉरेन हेस्टिंग की बात कर रहे हो। वॉरेन हेस्टिंग किस चीज के लिए फेमस है? ही वॉज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सिर्फ गवर्नर जो आएगा बंगाल का वो है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग क्यों नहीं पूछता? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव इसलिए इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ प्लासी इसी ने जिताई थी इनको, बैटल ऑफ बॉन्डीवोश, माफ कीजिए, ठीक है, तो वो आ जाता है। हाँ, गवर्नर जनरल आप ठीक हो, इट वॉज वॉरेन हेस्टिंग। तो अगर सिर्फ गवर्नर आ जाए वो है आपका रॉबर्ट क्लाइव, इतनी गहराई में नहीं जाएगा। उसके बाद आइए जी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस लिख लिया आपने, उसके बाद आइए जी, लॉर्ड विलियम बेंटिक क्यों फेमस है बताइए? फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, अबोलिश्ड सती प्रथा। उसके बाद आइए जी लॉर्ड डलहौजी। इसका बहुत कुछ है जो मैंने आपको बार बार बताया था। सबसे पहले डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, मुझे 5 मिनट और दे दो बस, लिखने वाला काम यहीं पे कर लेंगे सारा खत्म। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आपको पता होगा किस चीज के लिए फेमस थी। दूसरा क्या लेके आया जी ये? हिंदू मैरिज एक्ट, याद है आपको? एक इसका नाम पढ़ा है आपने हिंदू मैरिज एक्ट में? पोस्ट, ऐसे नहीं लिखूंगा आपके लिए, कुछ होमवर्क भी छोड़ूंगा कि आप देखो। पोस्ट है, टेलीग्राफ है, रेलवे से 1 साल पहले, रेलवे का साल लिख दूंगा मैं, रेलवे 1853। उसके अलावा ये क्या लेके आया इंडिया में? विडो रीमैरिज एक्ट। तो ये जुडिशरी में आपके लॉ के सब्जेक्ट्स में पढ़ते हो आप, 1856 पास किया था इसने, और शिमला को बना दिया था समर कैपिटल। हिमाचल से बड़ा प्यार था इसका। हिमाचल में डलहौजी नाम का शहर भी आपको पता होगा, ठीक है। तो हिंदू मैरिज एक्ट कब आया जी ये भी बताओ मुझे। 1955। 1950? 5 सर। अरे डलहौजी वाला कह रहा हूँ मैं आपसे, 18 वाला बताओ। रेलवे वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। इंडिया पोस्ट भी देख लो कब आया था, क्योंकि इजी क्वेश्चन होगा इंडिया पोस्ट पे, आरडी करवाते ना अब आप, ठीक है। विडो रीमैरिज एक्ट है 1856, ठीक है। तो ये कंफर्म कर लेना, आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ। कैनिंग का नाम याद होगा आपको? और लॉर्ड मायो, पहला गवर्नर जनरल जो इंडिया में बेचारा मार दिया गया था। फर्स्ट ओनली वाइस रॉय या ओनली गवर्नर जनरल टू बी मर्डर्ड इन इंडिया। किस्मत अच्छी थी, ठीक है। ओनली गवर्नर जनरल टू मर्डर्ड इन इंडिया। ये पहले सेंसिस लेके आने वाला था, अनसक्सेसफुल हो गया था, तो ये पहले सेंसिस नहीं लेके आ पाया था। तो अगर आपसे पूछूं पहली बार सेंसिस इंडिया में कब हुए, कोई बता सकता है मुझे? या किसने करवाए थे? लॉर्ड रिपन, 1880, ठीक है, लिखिए जी। लॉर्ड रिपन पढ़ोगे आप, ये मोस्ट बिलव्ड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, और इसी ने ये रूल पास किया था कि इंडियंस भी ब्रिटिशर्स के केस सुन सकते हैं। पहले क्या होता था, इंडियंस को ब्रिटिशर्स के केस नहीं सौंपते थे जुडिशरी में, इसने वो करवाया था।
1880 से 1884 तक रहेगा ये हमारा गवर्नर। मोस्ट बिलव्ड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। रीजन क्या है? फर्स्ट सक्सेसफुल सेंसस करवाएगा। दूसरा, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत का आइडिया ये इंसान लेके गया था हमें। तीसरा, इल्बर्ट बिल सुना है कभी आपने, अगर जुडिशरी से हो? इंडियन जजेस फॉर यूरोपियंस। तो पूछ सकता है आपसे लिप्टन, और मैंने बहुत नाम नहीं लिखवाए, आधे तो हमने पहले ही कवर कर दिए थे, कर्जन कुर्जन ये वो। अब आपको 5 नाम होंगे, 5 से भी कम होंगे जी शायद। आपको रेगुलेटिंग एक्ट था, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्लाइव का नाम मैंने पहले ही करवा दिया था, बेंटिक भी हमने पहले ही कर लिया था। कॉर्नवालिस से शुरू किया आज हमने, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। फिर डलहौजिया, डलहौजिया के बारे में आपको बता रहा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स है, रेलवे है, टेलीग्राफ है, पोस्ट है, विडो मैरिज एक्ट 1856। मायो द ओनली गवर्नर जनरल हु वाज किल्ड इन इंडिया। मायो है, मोयो नहीं है, ठीक है। और है उसके बाद लॉर्ड रिपन, द मोस्ट बिलव्ड गवर्नर ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि इसने कुछ किया भी है अच्छा हमारे लिए, तो ही इसको इतना प्यार मिल रहा है। उसके बाद आइए जी, एक दो क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे। फेवरेट क्वेश्चन, हरियाणा में आर्य समाज का बहुत नाम है। आर्य समाज पता है ना आपको? स्टार्टेड बाय हुम? यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो मतलब टीचर आर्य समाज से है। स्वामी दयानंद सरस्वती। और पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ एंट्रेंस के एग्जाम में पिछले 6 साल से अलग अलग तरीके से इनका क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब टीचर आर्य समाज से है। अगर वही टीचर आपकी जीके पूछे तो ये पक्का क्वेश्चन पूछेगा। आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती। चाइल्डहुड नेम किसी को पता है जिनका? मूला शंकर। मूला शंकर। कहाँ पे फॉर्म हुआ था जी आर्य समाज? जहाँ पे कांग्रेस फॉर्म हुई थी इन 1875। और हु गेव द स्लोगन, ही गेव द स्लोगन गो बैक टू वेदास? बताओ। स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था। अगर मुझे कुछ लगा, जैसे अभी मैंने आपको ये नहीं लिखवाया दादा भाई नौरोजी के बारे में, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया है दादा भाई नौरोजी। फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, दादा भाई नौरोजी। तो ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो सिर्फ 2 बार पढ़ना। आज तक के में मैंने कोशिश की, हिस्ट्री का मैं जितना कर पाऊँ उतना करूँ। मिसलेनियस क्वेश्चन मैं कल आपको पीडीएफ फॉर्म में आपके ग्रुप में दे दूंगा। मुझे लगता है हमें यहीं पे रुक जाना चाहिए। और करंट अफेयर आप 25 तक रिवाइज कर लो, उसके बाद चाहे ना भी देखो तब भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ईमानदारी से कह रहा हूँ। और अगर करंट अफेयर इससे बाहर आए तो वो सबके लिए मुश्किल है, निश्चिंत होकर ये मान लेना, क्योंकि मैंने आपको ज्यादा ही पढ़ाया है जरूरत से। करंट अफेयर भी, आपको जीके भी, तो कट ऑफ कम जाएगी। अगर आपका बहुत अच्छा हो गया पॉलिटी भी, करंट अफेयर भी, जीके भी, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो जी। ठीक है, तो अगर इससे नहीं आया तो घबराना मत, आएगा इससे ही, पॉलिटी भी यहीं से आएगी। तो जो मिसलेनियस क्वेश्चन मेरे कुछ बचते हैं वो कल आपको मिल जाएंगे, उसको पढ़ के निश्चिंत होकर पेपर में जाना है। जी के पॉलिटी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, पेपर मुश्किल आएगा, टफ आएगा, चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है? पहले सिर्फ वो क्वेश्चन के बबल भरो जो आपको वन गो में कंफर्म है कि मुझे कंफर्म्ड है कि मेरे इतने क्वेश्चन तो 100% ठीक है।
अगर फर्स्ट गो में ही आप 60% से ज्यादा क्वेश्चन कर लेते हो आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो पेपर आसान है। उसमें 80% से ज्यादा अटेम्प्ट करके आना है। गलती मत करना, कई बच्चे दिमाग में ये परसेप्शन मान लेते हैं कि 60% ही करके आना है बस। पंजाब में आपने हाल देखा क्या हुआ। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी अब आप अपना सकते हो। पहले वन गो में अगर 40% ही हो रहे हैं सिर्फ, अगर 40% से भी कम है तो पेपर टफ है। नर्वस नहीं होना। पहले वो करो जो कंफर्म है, बाद में जो 50-50 है उन पे जाओ। और जब 60-70 हो जाए तो बस करो। नेगेटिव मार्क की वजह से मत मारे जाना। अगर पहली बार में 60% से ज्यादा हो रहा है तो पेपर इजी है, तो कम से कम 80% तो आपको अटेम्प्ट करना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हैं एग्जाम में। मेरी तरफ से आप सबको बहुत शुभकामनाएं। अच्छी होगी आपकी परीक्षा। आपने मेहनत की है तो कोई रोक नहीं पाएगा। एडीए के जैसे अगर मुश्किल पेपर आ गया, ठंडे दिमाग से देना, क्योंकि एडी में बहुत सारे बच्चे इसलिए नहीं क्लियर कर पाए थे क्योंकि वो डर गए थे पेपर देख के। कितना मुश्किल पेपर पूछ लिया हरियाणा एडीए ने। पॉलिटी बच्चों वाली थी, सारे क्वेश्चन कर लोगे इस लेक्चर से, चेक कर लेना जाके। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूंगा आपसे, डरना मत, आराम से अपनी मेहनत करो ईमानदारी से। 10 दिन है आपके पास, 11 ज्यादा से ज्यादा। जितना बेस्ट दे सकते हो, 10, 12, 15 घंटे अब वो दे दो। ठीक है, ताकि बाद में आपके मन में ये ना हो कि ये भी कर लेते तो शायद फायदा हो जाता। ठीक है, तो कोई प्रश्न हो पूछ सकते हो। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। ठीक है, हाँ ये भी भेजूंगा, मैं आपको भेजूंगा जी। हु वाज नोन एज प्रिंस ऑफ पैट्री, क्या था, प्रिंस अमंग पैट्रियट्स। तो ये थे आपके सुभाष चंद्र बोस, जो आप नाम दिए गए। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी। ये लिख के भेजूंगा, निश्चिंत रहो। ठीक है, बहुत बहुत अभिनंदन जी। तो कल मिलते हैं दोबारा। आज के लिए कल नहीं, अब कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एक रिवीजन लेक्चर लूंगा जल्दी जल्दी, जैसे आज आपको पॉलिटी करवाई, तो कोशिश करूंगा कल सारा करंट अफेयर 1-1.5 घंटे में बोल दूं तेज तेज। पॉलिटी और हिस्ट्री में दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, हमने अभी भी पढ़ी है। ठीक है, करंट अफेयर का तेज तेज लेक्चर बनाऊंगा, फास्ट फास्ट। 2 या 3 पार्ट्स में बना दूंगा आधे आधे घंटे के। वो देखना मत, वो यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो मैं चाहता भी नहीं हूँ आप वो लगाओ। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिएगा जी। आप सबको बहुत शुभकामनाएं, आपकी थैंक यू परीक्षा सर। अच्छी होगी, निश्चिंत रहिए, मेरी दुआएं आपके साथ है। अभिनंदन जी, बहुत बहुत आपका